हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनीमे चैनल पे। तो आज हम लोग काइजू नंबर 8 के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो वो लोग कमेंट सेक्शन के टॉप पिन्ड कमेंट के ऊपर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, नहीं तो उन्हें वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। होशिना काफी तेजी के साथ लगातार काफका के ऊपर हमला करते रहता है, लेकिन काफका होशिना के ऊपर एक भी बार हमला नहीं करता है और सिर्फ बचते बचाते भागने की कोशिश करते रहता है। लेकिन जैसा कि होशिना ने बताया था कि छोटे काइजो के मुकाबले में उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है, तो बेशक वो काफी ज्यादा फुर्तीला और तेज था, इसीलिए वो काफका के ऊपर हमले करता है और काफका की बॉडी को चीर देता है। काफका की बॉडी का कोर भी दिखने लगता है और काफका जब भी अपनी बॉडी को रीजनरेट या फिर हील करता है तो वो काफी ज्यादा स्टेमिना खोता है, इसीलिए अगर लड़ाई ज्यादा चलती है तो वो काफी धीमा होता जाएगा। वह भी होशिना अपनी ब्लेड्स को चार्ज करता है और काफका के ऊपर लगातार 4-5 हमले करता है, जिससे काफका बच नहीं पाता है और होशिना आखिरी हमला करने ही वाला था कि काफका अपनी बॉडी को दोबारा ट्रांसफॉर्म करता है और अपने सीने के ऊपर दांतों को ले आता है, जिनकी मदद से वो होशिना की ब्लेड को रोक लेता है। जिसके बाद काफका अपनी बॉडी को चार्ज करता है और होशिना की ब्लेड्स के ऊपर हमला करता है। फोर्स की वजह से होशिना पीछे धकेला जाता है और काफका मौके का फायदा उठा के वहाँ से भाग लेता है। हारने के बाद होशिना चुपचाप बैठा था और फाइट के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसके पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि जिस काइजू ने इचिकावा और हियारू के ऊपर हमला किया था वो असल में एक ह्यूमैनॉइड काइजू था जो कि इंसानों का रूप ले सकता है। उसी टाइम पे हम लोग काइजू नंबर 9 को देखते हैं जो कहीं पे जाने की कोशिश कर रहा था और तभी एक आदमी उसके उंगली करने लगता है। तो फिर काइजू नंबर 9 उसे मार देता है और उसी की बॉडी के ऊपर टेक ओवर ले लेता है और कार को चलाते हुए खुद से ही कहता है कि अब अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है ताकि काइजू नंबर 8 को मारा जा सके। इचिकावा और हियारू के ठीक होने के बाद उनके लिए वेलकम बैक पार्टी रखी जाती है और इस पूरी पार्टी की जिम्मेदारी हियारू के कंधों के ऊपर थी, क्योंकि उसकी फैमिली काइजूस को हराने के लिए आर्म वेपन्स बनाती है और इसीलिए हारुइची की फैमिली इस दुनिया की सबसे अमीर फैमिली है। पार्टी के अंदर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और इचिकावा होशिना से कहता है कि कितना अच्छा माहौल है, सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। जिसपे होशिना इचिकावा से कहता है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। जिसके बाद पार्टी के अंदर सभी लोग एक दूसरे की कमियां सुनाने लगते हैं कि मिशन के दौरान कौन सी गलती कर रहा था। थोड़े टाइम बाद इचिकावा को समझ में आ जाता है कि ये एक दूसरे की बुराई नहीं बल्कि कमियां गिनवा रहे हैं कि किसके अंदर कौन सी कमी है। होशिना इचिकावा से कहता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हर कोई ताकतवर बनना चाहता है। इसके बाद होशिना सभी लोगों को रुकने के लिए कहता है और वो अनाउंस करता है कि काफका को 3rd डिवीजन का फुल ऑफिसर बना दिया गया है, यानी कि अब काफका की नौकरी खतरे में नहीं है और अब काफका को 3rd डिवीजन से बाहर नहीं निकाला जाएगा। सभी लोग काफका के लिए खुश होते हैं, जिसके बाद वो लोग उसे उठा लेते हैं और उसके लिए हुर्रा करने लगते हैं। अगली सुबह काफका आसिरो के पास जाता है, जहाँ पे आसिरो काफका को उसका बैज देती है। काफका वहाँ से जाने ही वाला था कि आसिरो काफका से कहती है कि उसे खुश होना नहीं चाहिए। काफका को अभी भी बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करना है आसिरो के बगल में खड़ा होने के लिए। इसी काफका को पता लग जाता है कि आसिरो अभी तक उनके वादे को भूले नहीं है और वो एक्साइटमेंट में आसिरो का फर्स्ट नेम लेके उसे बुला लेता है। तो फिर आसिरो उसे पनिशमेंट देती है कि उसे 50 पुशअप्स लगाने पड़ेंगे। वहीं पे आसिरो काफका को ये भी बता देती है कि होशिना ने ही उसे प्रमोट किया है, इसीलिए काफका को होशिना की उम्मीदों पे खड़ा उतरना पड़ेगा। रात के टाइम पे काफका अपना काम खत्म करके जा ही रहा था कि उसे एक कमरे की लाइट जली हुई दिखाई देती है और जब वो कमरे के अंदर जाके देखता है तब वहाँ पे होशिना शैडो फाइट कर रहा था, वो भी काफका के साथ में जो उसने पहले फाइट की थी। और होशिना को इस तरह से लड़ता हुआ देख के काफका डरने लगता है। होशिना जब काफका को नोटिस करता है तब वो काफका से कहता है कि वो काइजू नंबर 8 को मारने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि जब अगली बार वो काइजू नंबर 8 से भिड़ेगा तो वो उसका गला ही उड़ा देगा। इससे काफका की डर के मारे पैंट गीली हो जाती है। खैर इसके बाद काफका होशिना को शुक्रिया कहता है उसके लिए खड़ा होने के लिए और भरोसा करने के लिए, जिसपे होशिना उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी तुम सबसे लोवेस्ट रैंक पे हो। लेकिन होशिना काफका से कहता है कि उसे अभी भी काफका के ऊपर 1% यकीन है कि वो बड़ा बन। उसी टाइम पे काफका छत के ऊपर बैठ के होशिना की बातों के बारे में ही सोच रहा था कि उसी टाइम पे वो काइजू उनके बेस के ऊपर आग गोलों की बरसात कर देता है और हर तरफ तबाही मच जाती है, जिससे बेस का अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि काइजूस ने बेस के ऊपर हमला कर दिया है। और आसिरो इस टाइम पे यहाँ पे थी भी नहीं, वो किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसीलिए सारी जिम्मेदारी अब होशिना के ऊपर थी क्योंकि वो यहाँ का वाइस कैप्टन था। वहीं पे काफका अटैक के अंदर कुछ अजीब नोटिस करता है और वो होशिना को कॉल लगा के
उसे बताता है कि ये काइजू हमेशा सिंगल में ही अटैक करते हैं और ये काफी अजीब बात है कि ये झुंड में एक साथ किसी जगह के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई इनसे ज्यादा ताकतवर है जिसने इन काइजूस को मजबूर किया है एक साथ बेस के ऊपर हमला करने के लिए। उसी टाइम पे वहाँ पे वही काइजू आता है जिसने इन लोगों के ऊपर हमला किया है। ये लोग इसे काइजू नंबर 10 का कोड नेम देने वाले हैं, तो हम लोग इसे यही बुलाएंगे। वहीं पे इस काइजू को खास तौर पे लड़ने के लिए बनाया गया था। वहीं पे जब काइजू को पता चलता है कि होशिना यहाँ पे सबसे ताकतवर है तो वो उसे अपना शिकार बना लेता है। इसके बाद काइजू नंबर 10 जब होशिना के ऊपर हमला करना शुरू करता है तब होशिना के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उस काइजू की रफ्तार होशिना के बराबर थी। जिसके बाद वो काइजू खड़ा होता है और एक दहाड़ मारता है तो जो भी काइजू उसके साथ आए हुए थे वो सभी बजर्ग हो जाते हैं और इधर उधर हमला करने लगते हैं। वहीं पे जब वो लोग अपनी गन से उन काइजू के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तब उन काइजू की स्केल इतने शक्तिशाली थे कि गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था। काफका उन लोगों को बताता है कि सामने से हमला करने से कुछ नहीं होगा, उन लोगों को उन काइजू की पीठ के ऊपर कोशिश करनी चाहिए, वहाँ की स्किन कमजोर होती है। लेकिन जब वो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं तब एक दूसरा काइजू उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है, जिससे वो लोग हैरान हो जाते हैं कि काइजू एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे सुनोमिया आती है जो अपने साथ एक नया वेपन लेके आई थी और वो उसके साथ जब काइजू के ऊपर सामने से हमला करती है तब वो काइजू के हिस्से को 2 टुकड़ों में काट देती है। दरअसल ये एक कस्टमाइज वेपन था जो कि खासकर वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन को ही दिया जाता है। लेकिन 3rd डिवीजन के अंदर होशिना तीसरी सबसे शक्तिशाली थी, इसीलिए उन लोगों ने होशिना को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और उसके लिए कस्टमाइज वेपन बना के दिया। सिनोमिया अपने वेपन के साथ ओवर पावर थी और वो काइजूस के ऊपर जब भी हमला करती तो उन्हें 2 टुकड़ों में काट के रख देती। लेकिन जब एक काइजू ऊपर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तब इचिकावा उसकी मदद करता है और वो अपनी फ्रीजिंग बुलेट्स के साथ काइजू को जमा देता है और सिनोमिया फायदा उठा के उसकी गर्दन को काट देती है। वहीं पे होशिना काइजू नंबर 10 के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी स्पीड और ताकत भाई लाजवाब थी, इसीलिए होशिना उसे अपनी तरफ खींचते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ले आता है जहाँ पे ज्यादा तबाही मचाई जाएगी तो भी बाहर की तरफ ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन काइजू नंबर 8 होशिना से ज्यादा शक्तिशाली था और वो उसके ऊपर घुसा मार के उसे पीछे फेंक देता है। लेकिन होशिना जाते जाते भी काइजू नंबर 10 के हाथ को काट जाता है, इसीलिए काइजू नंबर 10 एडमायर करता है कि होशिना सच में ताकतवर है। वहीं पे होशिना अभी तक अपनी फुल पावर के साथ लड़ते नहीं आ रहा था। इसके बाद वो अपनी सूट से लिमिट को हटाता है तो फिर उसका पावर फोर्स 92 हो जाता है। उसी टाइम पे हम लोग एक लड़की को देखते हैं तो एक काइजू उसके ऊपर हमला करके उसे मारने वाला था। काफका को पता था कि वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म करता है और तेजी के साथ आगे बढ़ते उस लड़की को बचा लेता है। वहीं पे मीनासे को ऐसा लगता है कि काफका अब अपनी सूट को इस्तेमाल करना जान गया है, लेकिन उसी टाइम पे वो काइजू उनके ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे सिनोमिया और इचिकावा आ जाते हैं जो कि उस काइजू को हरा देते हैं। वहीं पे इचिकावा काफका को आगाह करता है कि वो फुल ऑफिसर बन चुका है तो वो रिस्क बिल्कुल भी ना ले। इसके बाद काफका मीनासे बाकी लोगों की मदद करने के लिए चले जाते हैं जो घायल हो चुके थे और उसी टाइम पे उन लोगों के सीनियर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, जबकि वो हॉलीडे पर गए हुए थे। वहीं पे होशिना जब अपने सूट से लिमिट को हटाता है तब वो काइजू 10 के ऊपर भारी पड़ने लगता है और वो काइजू नंबर 10 के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। काइजू नंबर 10 जब भी दोबारा हील होके होशिना के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो होशिना उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसके हाथ पैरों को काट देता है, यहाँ तक कि उसका कोर भी दिखने लगता है। होशिना एक आखिरी हमला काइजू नंबर 10 के ऊपर करता है और उसकी बॉडी को 6 हिस्सों में काट के रख देता है और उन लोगों को जब लग ही रहा था कि वो लोग जीत गए हैं उसी टाइम पे काफका को एक जोर की आवाज सुनाई देती है जो कि स्पाइडरमैन के सेंस की तरह काम करती है, यानी खतरे को आगाह करना। उसी टाइम पे हम लोग काइजू नंबर 10 को देखते हैं जो कि मरता नहीं है बल्कि वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी पे जगह जगह पे मुंह आ जाते हैं और वो सभी मुंह अपने अपने अंदर से हीट गैस को रिलीज कर रहे थे। इसके बाद वो काइजू फिर से खुद को रीजनरेट करता है, लेकिन इस बार वो अपने साइज को बहुत बड़ा कर लेता है। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर काइजू बड़ा है तो फिर होशिना को काफी ज्यादा परेशानी होती है और वो भी बिल्कुल ऐसा ही रहा था। काइजू का नंबर 10 का साइज बढ़ जाने की वजह से होशिना के अटैक अब हल्के पड़ रहे थे। वहीं पे काइजू नंबर 10 लगातार होशिना के ऊपर हमला करते हुए उसे घायल करता जा रहा था। मुसीबतें कम नहीं हुई थी कि एक और परेशानी आ जाती है, क्योंकि होशिना का सूट ओवरहीट हो चुका था तो वो अब अपनी फुल पावर के साथ लड़ भी नहीं सकता था। वहीं पे काइजू नंबर 10 अकेले ही नहीं बल्कि जो ऊपर काइजू उड़ रहे थे उनका भी इस्तेमाल होशिना को हराने
बचाने के लिए कर रहा था। वो काइजू ऊपर से बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह आके होसिना के ऊपर गिर रहे थे, इसीलिए होसिना भाग के एक बिल्डिंग के अंदर छुप जाता है। हमें यहीं पे होसिना की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। होसिना का क्लैन जब से काइजू दिखाए गए थे तब से उनके खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन बढ़ते युग के साथ साथ काइजू का साइज भी बड़ा होने लगा था। इस वजह से होसिना का क्लैन अब ज्यादा योगदान नहीं कर पा रहा था, क्योंकि होसिना का क्लैन खास तौर पे शॉर्ट्स ब्लेड्स के ऊपर ही भरोसे रहता था और बड़े बड़े काइजूस के ऊपर इनका कोई भी असर नहीं होता था। वहीं पे होसिना शॉर्ट्स को चलाने में काफी ज्यादा माहिर था, इसीलिए होसिना की फादर इस सपने के ऊपर गिव अप करने के लिए कहते हैं कि होसिना काइजू डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता है। इसीलिए होसिना दोबारा खड़ा होता है और वो काइजू के ऊपर हमले करने लगता है, लेकिन काइजू के ऊपर हमलों को ज्यादा असर नहीं हो रहा था और वो होसिना के ऊपर एक हाथ मार के उसे दूर फेंक देता है। होसिना याद करता है कि वो जब भी किसी डिवीजन के अंदर जाया करता था तो वो लोग उसे गिव अप करने के लिए कहते थे, क्योंकि आजकल का जमाना बंदूकों और गोलियों का हो रहा है, वहाँ पे ब्लेड्स का कोई भी काम नहीं है। लेकिन आसिरो ने होसिना से ऐसा नहीं कहा था। होसिना को शुरुआत में लगा था कि आसिरो भी उससे गिव अप करने के लिए कहेगी, लेकिन आसिरो ने होसिना से कहा था कि उसे होसिना की जरूरत है। होसिना छोटे और क्लोज रेंज के मुकाबले में काफी तेज है, वहीं पे आसिरो उसके बिल्कुल अपोजिट, वो लॉन्ग रेंज और बड़े काइजू को मारने के लिए बहुत ज्यादा काबिल है। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए होसिना फैसला करता है कि वो आसिरो की उम्मीदों पे खड़ा उतरेगा, जिसके बाद वो दोबारा काइजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन काइजू इस बार अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो होसिना को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो होसिना का जूस निकालता कि उससे पहले ही, और वो ट्रांसफॉर्म हो पाता कि उससे पहले ही वहाँ पे आसिरो आ जाती है, जो कि काइजू के ऊपर शूट करती है, जिससे होसिना बच जाता है। जिसके बाद आसिरो दोबारा काइजू के ऊपर शूट करती है, लेकिन उसकी बुलेट का काइजू के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता है। वहीं पे कोनोमी उन लोगों को बताती है कि काइजू नंबर 10 का कोर उसकी पीठ के पास होगा, इसीलिए सभी लोग काइजू नंबर 10 के ऊपर हमला करने लगते हैं उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। होसिना भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन वो जब भी काइजू नंबर 8 के ऊपर हमला करता तो वो जल्दी से रीजनरेट कर लेता। शिनोमिया भी वहाँ पे आ जाती है होसिना की मदद करने के लिए, लेकिन उसके हमलों का काइजू नंबर 10 के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी स्किन काफी ज्यादा हार्ड थी। इसीलिए होसिना उसकी मदद करता है। वो सबसे पहले काइजू नंबर 10 के ऊपर हमला करता है, जिससे उसके अंदर की स्किन दिखने लगती है, और शिनोमिया उसी जगह के ऊपर हमला करते हैं तो काइजू नंबर 10 को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आसिरो दोबारा काइजू नंबर 8 के ऊपर हमला करती है तो इस बार उसका कोर दिखने लगता है। इसके बाद सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और काइजू नंबर 10 को डिसअट्रैक्ट करने लगते हैं। उसके ऊपर लगातार हमला करते करते सभी लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं काइजू नंबर 8 को डिसअट्रैक्ट करने के लिए, और सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं पे होसिना तो अपनी जान को भी कुर्बान कर देता है और काइजू नंबर 8 उसे निगलने ही वाला था। उसी टाइम पे आसिरो तैयार हो चुकी थी और वो अपने सूट की पावर को अनलिस्ट करती है, जिसके बाद वो काइजू नंबर 10 के ऊपर अपनी गन से शूट करती है और उसकी धज्जियां उड़ा देती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि उन लोगों ने काइजू नंबर 10 को हरा दिया, लेकिन तभी उनके सर के ऊपर एक और मुसीबत आ गिरती है। जब वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं तब आसमान से एक बहुत बड़ा बॉम्ब नीचे गिर रहा था, जिसके अंदर जो उड़ने वाले काइजू थे वो सभी घुस गए थे और वो सभी खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले थे जब वो बेस के ऊपर गिरेंगे, और अगर ये बॉम्ब नीचे गिरता है तो ये पूरे बेस को निगल जाने वाला था और हर तरफ तबाही मच जाएगी। वो सभी लोग सोच ही रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे। उसी टाइम पे काफका तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जो उन सभी लोगों के सामने खुद को काइजू नंबर 8 के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। काफका को अच्छे से पता था कि वो यहाँ पे क्या करने वाला है, इसीलिए वो आखिरी बार सभी लोगों से माफी मांगता है, क्योंकि सभी लोगों ने बेस को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है, तो वो चुपचाप पीछे नहीं बैठ सकता है। इसके बाद काफका अपनी बॉडी को फुल चार्ज करता है और उड़ते हुए बॉम्ब की तरफ निकल जाता है, और बॉम्ब के पास पहुँचने के बाद पूरी ताकत से उस बॉम्ब के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वो बॉम्ब जमीन से मीलों दूर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। जिसके बाद काफका नीचे की तरफ धड़ाम से आके गिरता है। वहीं पे आसिरो सभी लोगों को जमीन का कवर लेने के लिए कहती है, क्योंकि बहुत बड़े झटके लगने वाले थे। जैसे ही वो काइजू बम आसमान में फटता है तो बहुत ज्यादा फोर्स फील्ड नीचे की तरफ जाती है, और वो फोर्स इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि पूरा का पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड ही मिट्टी में मिल जाता है। वहीं पे काफका अपनी पावर्स की मदद से कुछ सोल्जर्स को बचाए रखता है। सारी चीजें शांत होने के बाद काफका बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ था और उसके पास जरा सा भी स्टेमिना नहीं बचा था कि वो यहाँ से भाग सके। उसी टाइम पे आसिरो काफका के पास आती है और उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम्हें अंडर अरेस्ट किया जाता है। काइजू नंबर 8 काफका आगे से बिल्कुल भी नहीं कहता है, बस आंखों में आंखें डाल के आसिरो की तरफ देखता है। फिर हम लोग देखते हैं कि काफका को लेके मीटिंग बिठाई जाती है,
जहाँ पे अलग अलग डिवीजन के हेड्स काफका को लेके अलग अलग फैसले करते हैं, जैसे कि काफका को मार देना चाहिए या फिर उसे एक्सट्रैक्ट करके वेपन में बदल देना चाहिए। लेकिन सिनोमिया के फादर जो कि फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन थे, वो काफका को अपने पास बुला लेते हैं। वहीं पे हम लोग काफका को देखते हैं जिसको थर्ड डिवीजन के अंदर बांध के रखा गया था और काफका इसी कसम में लगा हुआ था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, क्या उसे मार दिया जाएगा या फिर एक कस्टमाइज वेपन बना दिया जाएगा। जिसके बाद वाइस कैप्टन और कैप्टन वहाँ पे काफका को फर्स्ट डिवीजन के अंदर भेजने के लिए आते हैं, जहाँ पे वो दोनों काफका को चू तक नहीं करने देते हैं। जब काफका को ले जाया जा रहा था तब इचिकावा काफका से कहता है कि वो हमेशा उसका वेट करेगा। वहीं पे उन लोगों के जाने के बाद होशिना टीम को ऑर्डर देता है कि सभी लोग काफका को सल्यूट करें। लेकिन जब उनका हेड होशिना से पूछता है कि वो ऐसा क्यों किया, तो वो कह देता है कि वो आसिरो को सल्यूट कर रहा है। वहीं पे आसिरो काफका से कहती है कि यहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं है, अब वो बात कर सकता है। आसिरो बताती है कि वो लोग पूरी कोशिश करेंगे जिससे काफका को बचाया जा सके, क्योंकि थर्ड डिवीजन के अंदर कोई भी उसे एनिमी नहीं समझता है। आसिरो ये सभी बातें कर ही रही थी कि काफका उसे पूछता है क्या वो अभी भी उसके साथ खड़ा हो सकता है, जिसपे आसिरो हाँ कहती है और वो हमेशा उसका वेट करेगी, जिससे काफका इमोशनल होके रोने लगता है। इसके बाद काफका को फर्स्ट डिवीजन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी और काफका यहाँ से भाग नहीं सकता था। फिर हम लोग थर्ड डिवीजन के सभी लोगों को देखते हैं जो कि काफका को लेके बात कर रहे थे और सभी लोगों को काफका की चिंता हो रही थी और सभी लोग काफका को बचाने के बारे में कोई ना कोई तरीका सोच ही रहे थे। लेकिन इचिहारू वहाँ पे बताता है कि इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बात यहाँ पे सिंगल पर्सन की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की है। अगर ये बात लीक हो जाती है कि काइजो भी इंसान का रूप ले सकते हैं, तो हर एक इंसान इसी डर के अंदर जिएगा कि उसके बगल वाला इंसान काइजो हो सकता है। इसके बाद एक सोल्जर होशिना से पूछता है कि वो लोग काफका के साथ क्या करने वाले हैं, तो होशिना कहता है कि वो काफका को वापस लेके आएंगे, क्योंकि उसने अभी तक काफका के साथ रियल में फाइट नहीं की है। इसके बाद हम लोग सिनोमिया को देखते हैं जो कि अपने फादर से मिलने के लिए जाती है। सिनोमिया के फादर को पता था कि वो यहाँ पे किस लिए आई है, इसीलिए वो सबसे पहले उसके सामने काफका का एक्सरे करते हैं, जहाँ पे काफका के दिल की जगह पे कोर आ गया था और वो सिनोमिया से कहते हैं कि अब वो इंसान नहीं है, वो एक काइजो है, वही काइजो जिसने उसकी मदर को मारा था। लेकिन सिनोमिया इसके बावजूद अपने फादर से कहती है कि उसे काफका के ऊपर यकीन है। वहीं पे हम लोग काफका को देखते हैं जिसको उन लोगों ने बांध के रखा था और अलग अलग तरह से उसके मेडिकल टेस्ट लिए जा रहे थे। काफका फैसला कर लेता है कि वो किसी भी कीमत पे सबके पास लौट के ही रहेगा और वह इंसान होने पे गिव अप नहीं करेगा। जिसके बाद हम लोग आसिरो को देखते हैं जो कि सभी लोगों को अपने पास बुलाती है और उन्हें बताती है कि उन लोगों को अलग अलग डिवीजन के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। जिसपे वो सभी लोग जब कारण पूछते हैं तो आसिरो बताती है कि उन्हें ट्रांसफर इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें ताकतवर बनाया जा सके, क्योंकि काइजू नंबर 10 और 9 जैसे हादसे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इन्हीं हादसों को रोकने के लिए उन्हें ताकतवर होना पड़ेगा। लेकिन हारुइची का ऐसा मानना था कि उन्हें अलग अलग डिवीजन के अंदर इसलिए ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि उनके ऊपर नजर रखी जा सके, क्योंकि वो लोग काफका के काफी ज्यादा करीब थे। ये सुन के वो लोग मना करने लगते हैं, लेकिन आसिरो उन्हें समझाती है कि इसका काफका से कोई भी लेना देना नहीं है, ये उन्हीं के लिए किया जा रहा है। तो फिर इचिकावा जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम लोग आसिरो के फादर को देखते हैं जो कि काफका से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पे काफका उनसे बस इतना ही कहता है कि वो इंसान है, कोई काइजू नहीं। लेकिन वो काफका की बात के ऊपर यकीन नहीं करते हैं और अपने लोगों से कहते हैं कि काफका को आजाद करो। वो लोग जब इसके लिए मना करते हैं तो सिनोमिया के फादर उसे घूरते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो, ये यहाँ पे बैठा हुआ है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बैठना चाहता है, नहीं तो लोहे की 2 प्लेटों को तोड़ना एक काइजो के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे काफका सिनोमिया के फादर से दोबारा कुछ कहने के लिए जाता है तो वो डायरेक्ट काफका के ऊपर गोलियां दाग देते हैं, लेकिन काफका अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करता है और गोलियों को रोक लेता है। काफका दोबारा कुछ कहने की कोशिश करता कि उससे पहले ही सिनोमिया के फादर आगे बढ़ते हैं और उसके पेट के ऊपर हमला करके उसकी चमड़ी को खींच के बाहर निकाल लेते हैं और ब्लड सैंपल ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि एक प्राणी जो अपनी चमड़ी से ही गोलियों को रोक ले वो कभी भी इंसान नहीं हो सकता है। लेकिन काफका इसके बावजूद अपनी जिद पे अड़ा रहता है। तो फिर सिनोमिया के फादर उसे कहते हैं कि अच्छा। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने वेपन्स को मंगवाते हैं और उन्हें पहन लेते हैं और इन वेपन्स को काइजू नंबर 2 से बनाया गया था और वो काफका से कहते हैं कि फिर तो वो इस फॉर्म के अंदर मारा जाएगा। वहीं पे काफका फैसला करता है कि वो पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन उसका ये भ्रम एक पल के अंदर ही टूट जाता है। जब सिनोमिया के फादर उसके ऊपर बस एक ही पंच मारते हैं तो उसकी फोर्स इतनी शक्तिशाली थी कि काफका का हाथ ही गायब हो जाता है। काफका इससे उभरा ही था कि सिनोमिया के फादर दोबारा उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद में बताया जाता है कि सिनोमिया के फादर अभी तक पूरे डिफेंस फोर्स के अंदर सबसे शक्तिशाली सोल्जर
हैं। वहीं पे काफका की बॉडी अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमले को झेलने के लिए और सिनोमिया के फादर उसे कहते हैं कि अब वो सच में एक काइजू लग रहा है। इसके बाद चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, जहाँ पे काफका चूहे की तरह बस इधर उधर भागता रहता है और सिनोमिया के फादर काफका के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। वहीं पे काफका को एक टाइम पे जाके ऐसा महसूस होने लगता है कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक काइजू से फाइट कर रहे हैं और उसी टाइम पे सिनोमिया के फादर के वेपन के अंदर से उस काइजू की स्पिरिट्स बाहर निकलती हैं। एक कैप्टन सिनोमिया को बताते हैं कि ये बात 1972 की है, जब सेकंड काइजू को देखा गया था और उसकी पावर डिस्ट्रक्टिव थी और वो जहाँ पे भी जाता था वहाँ पे तबाही लाता था और उसे इस बात के ऊपर बहुत गर्व था और वो इस बात के ऊपर तब तक गर्व करता था जब तक वो मारा नहीं गया, जिसके बाद उसकी बॉडी से ये वेपन बनाए गए और उसके फादर इसाओ सिनोमिया ही सिर्फ और सिर्फ वो एक इंसान है जो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वह पे जैसे जैसे सिनोमिया के फादर अपनी पावर को बढ़ाते जाते हैं तो फिर काफका को डॉज करने में दिक्कत होने लगती है और अब वो बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पा रहा था और ऊपर से सिनोमिया के फादर ने उसके पैरों के ऊपर हमला करके उसके दोनों पैरों को काट दिया था। इसके बाद सिनोमिया के फादर दोबारा काफका के ऊपर सीधा सीने के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तब काफका ने हमले को ब्लॉक कर लिया था। सिनोमिया के फादर काफका से कहते हैं कि तुमने अपना असली रूप दिखा ही दिया, लेकिन माहौल थोड़ा सा गड़बड़ था क्योंकि काफका अपनी बॉडी से कंट्रोल खो चुका था। इसके बाद काइजू नंबर 8 वहाँ पे एक जोरदार चीख मारता है और उसकी चीख ही इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वहाँ का हर एक शीशा टूट के बिखर जाता है। वहीं पे हम लोग काफका को देखते हैं जो अपनी ही बॉडी के अंदर कैद हो गया था। वहीं पे बाहर की तरफ उसकी बॉडी पूरी तरीके से एक काइजू की तरह एक्ट कर रही थी और चीख और चिल्ला रही थी और तभी काफका के पास वही ड्रैगन फ्लाई काइजू आता है जो उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्ती घुसा था और वो काफका से बस इतना ही कह रहा था कि मार दो। वहीं पे काइजू नंबर 8 एक जोरदार चीख मारता है, जिसके बाद वो सिनोमिया के फादर के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे सिनोमिया चिल्लाते हुए काफका से कहती है कि वो अभी भी एक इंसान है, लेकिन काइजू नंबर 8 ने तो हमला कर दिया था। जिसके बाद हम लोग इचिकावा को देखते हैं जो कि दबा के लोहा उठा रहा था और हद से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था। इहारो के पूछने पे इचिकावा बताता है कि वो ताकतवर बनना चाहता है ताकि अगली बार काफका की जगह पे वो काफका को प्रोटेक्ट कर सके, ना कि काफका उसे। जिसके बाद हम लोग आसिरो को देखते हैं जिसको फर्स्ट डिवीजन के अंदर बुलाया जाता है और बेचारी को बैठने भी नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके ऊपर नजर रखी जा रही थी। इसके बाद हम लोग काइजू नंबर 8 को देखते हैं जहाँ पे अब काइजू नंबर 8 आसिरो की फादर की बजा रहा था, वो भी गंदे तरीके से, यहाँ तक कि वो आसिरो के फादर को पूरी तरीके से बजाने के लिए अपनी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करके दोबारा रिजनरेट कर रहा था। वहीं पे आसिरो के फादर काइजू नंबर 8 के ऊपर एक जोरदार हमला करते हैं तो फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि वो बस एक नकली बॉडी थी और तभी उन्हें के पीछे काइजू नंबर 8 अपने कोर से रिजनरेट होता है और उनके ऊपर एक जोरदार हमला करता है और उन दोनों की लड़ाई को देख के ऐसा लग रहा था कि काइजू नंबर 8 और 2 के बीच में एक घमासान युद्ध हो रहा हो। वहीं पे बाकी कैप्टन्स को सिनोमिया के फादर का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अगर वो काइजू नंबर 8 को मारना चाहते तो फिर वो अभी तक इतना खेलते ही नहीं। वहीं पे सिनोमिया को समझ में आ जाता है कि उसके फादर काफका को मौका दे रहे हैं। वहीं पे काइजू नंबर 8 सिनोमिया के फादर की बुरी तरीके से बजाया जा रहा था और धीरे धीरे करके वो अपने साइज को भी बड़ा करने लगता है और भी बुरी तरीके से सिनोमिया के फादर के ऊपर हावी होने लगता है और वो उसके अटैक्स को भी अब बहुत मुश्किल से ही ब्लॉक कर पा रहे थे। जिसके बाद काइजू नंबर 8 सिनोमिया के फादर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है तो वो दीवार से टकरा जाते हैं। वहीं पे काफका जो कि काइजू नंबर 8 की बॉडी के अंदर फंसा हुआ था वो सिनोमिया की तरफ देख के कहता है कि वो सिनोमिया की आंखों के सामने ही उसके फादर को नहीं मार सकता है, नहीं तो वो सिनोमिया को कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। और जब काफका खुद को आजाद करने की कोशिश कर ही रहा था उसी टाइम पे उड़ने वाला काइजू उसके पास आता है जो कि काफका की बॉडी को खा जाता है। इसके बाद काफका अनंत गहराइयों में डूबता जा रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे आसिरो आती है जो काफका का हाथ पकड़ के उसे याद दिलाती है कि वो अभी भी उसका इंतजार कर रही है। वहीं पे बाहर की तरफ हम देखते हैं कि जब काइजू नंबर 8 सिनोमिया के फादर के ऊपर हमला करके उन्हें मारने ही वाला था तो फिर बहुत ज्यादा खून वहाँ पे लीक होता है, लेकिन असल में काफका ने बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था और उसने अपने ही कोर को डिस्ट्रॉय कर लिया था और वो सिनोमिया के फादर से कहता है कि वो काइजू नंबर 8 नहीं है बल्कि काफका ही विनो है। इतना कहने के बाद काफका वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बाकी सभी लोग आते हैं जो कि उसके ऊपर वेपन रख लेते हैं। हालांकि सिनोमिया के फादर उनसे कहते हैं कि अपने वेपन को उससे दूर हटा लो। इसके बाद हमें डिफेंस फोर्स का सबसे फर्स्ट कमांडर नारोमी दिखाई देता है जो कि सबसे शक्तिशाली है और वो सिनोमिया के फादर से कहता है कि मुझे लगा कि आप मरने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए अभी तक आपने सिग्नल नहीं दिया था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं
कि काफका को लेकर दोबारा मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पे वो लोग आशिरो से काफका के बारे में पूछताछ कर रहे थे। आशिरो उन्हें उन सभी चीजों के बारे में बताती है कि काफका ने अभी तक कौन कौन से योगदान दिए हैं, लेकिन वो सभी लोग इन सभी बातों से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और कहते हैं कि उसने तब भी काइजू पावर्स का यूज किया होगा। तो आशिरो उन्हें ये भी बताती है कि उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया था डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए, और उसने कई सारे ऐसे भी काम किए हैं जिनके अंदर काइजू पावर्स का यूज नहीं हुआ था। इसके बाद आशिरो एक सीन को याद करती है जहाँ पे जब वो रो रही थी उसकी बिल्ली के मर जाने की वजह से और उसके गांव को तहस महस हो जाने की वजह से, तो फिर काफका उसके पास आया था उसको सहानुभूति देने के लिए। और आशिरो ये सभी चीजें याद करने के बाद उन सभी से कहती है कि काफका के अंदर सबसे ज्यादा इंसानियत है, उन सभी लोगों से भी ज्यादा, और उसे काफका के ऊपर पूरे दिल से विश्वास है, लेकिन उन सभी के ऊपर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिनोमिया के फादर आशिरो को वापस अपनी पोस्ट पे लौट जाने को कहते हैं। इसके बाद सभी लोग उनसे पूछते हैं कि अब वो लोग काफका के साथ क्या करेंगे, और इनके इरादे अभी तक नहीं बदले थे कि काफका को एक वेपन के अंदर चेंज कर देना चाहिए। लेकिन शिनोमिया के फादर अपना फैसला करने वाले थे कि उससे पहले हम लोग काफका को देखते हैं, इसे कैद करके रखा गया था। वह पे काफका अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो काइजू की तरह बनने ही वाला है तो फिर वो एक इंसान की तरह मरना ज्यादा प्रेफर करेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफका की जब आंखें खुलती हैं तब वो सही सलामत था और उसे ना ही वेपन के अंदर चेंज किया गया था, और उसके सामने शिनोमिया के फादर बैठे हुए थे। शिनोमिया के फादर कहते हैं कि काफका ने अपने कोर को डिस्ट्रॉय कर लिया था और अगर उसके पास दिल होता तो शायद वो लोग उसे बचा ना पाते, इसीलिए काफका असल में एक काइजू है, लेकिन वो लोग उसे जीने दे रहे हैं, इसीलिए काफका को योगदान देना पड़ेगा और ये बात साबित करनी पड़ेगी कि वो काइजू होते हुए भी उनके काम का है। शिनोमिया के फादर ने उन सभी से कह दिया था कि काफका को वेपन के अंदर नहीं बदला जाएगा, जिसमें वो सभी लोग इसके लिए मना करने लगते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। वह शिनोमिया के फादर उनसे कहते हैं कि अभी यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े काइजूस दिखाई दे रहे हैं और वो लोग कई सारे सोल्जर्स और कैप्टन को ऐसे ही खोते जा रहे हैं। अगर वो काफका की काइजू पावर्स का इस्तेमाल करके खतरे को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं तो फिर उन्हें काफका का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि वो सभी लोग अभी भी मना कर रहे थे, लेकिन शिनोमिया के फादर के सामने किसकी चलने वाली थी। शिनोमिया के फादर काइजू से कहते हैं कि अगर उसे जिंदा रहना है तो फिर उसे अपनी कीमत यहाँ पे दिखानी पड़ेगी कि वो वर्थ इट है। काफका शिनोमिया के फादर से कहता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। इसके बाद हम लोग आशिरो को देखते हैं और उसके पास मैसेज आता है कि काफका को मारा नहीं जाएगा। तो फिर आशिरो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। ये मैसेज शिनोमिया के पास भी जाता है, लेकिन वो खुश नहीं होती है क्योंकि उसे काफी अच्छे से पता था कि उसे ताकतवर होना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार काफका आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो अगर वो काफका से शक्तिशाली नहीं होगी तो वो उसे रोक नहीं पाएगी। इसके बाद ये मैसेज सभी के पास जाता है और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि काफका जिंदा है और वो वापस आने वाला है। वह शिनोमिया के फादर ने अपनी बात खत्म नहीं की थी, लेकिन काफका थकावट की वजह से पहले ही सो चुका था और वो नींद में ही आशिरो से कहता है कि तुम बस इंतजार करो, मैं तुम तक पहुंच ही जाऊंगा। जिसके बाद हम लोग कुछ लोगों को चेस खेलते हुए देखते हैं जो कि हार जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये चेस गेम ऑनलाइन खेला जा रहा था और इस गेम को खेलने वाला और कोई नहीं काइजू नंबर 9 था, जो इंसानों के साथ रह के ही इनकी सभी चीजों को अडॉप्ट कर रहा था और इंसानों की तरह चीजों को सॉल्व करना सीख रहा था। और काइजू नंबर 9 ने बहुत बड़े बड़े प्लान बना रखे थे जिसपे ये इंसानों के अलग अलग बेस के ऊपर एक साथ हमले करने वाला था। और इसी के साथ ये एपिसोड और काइजू नंबर 8 का फर्स्ट सीजन यहीं पे एंड होता है। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सीरीज बहुत ज्यादा हिट गई है, उम्मीद करता हूँ कि सेकंड सीजन बहुत जल्दी आएगा।